नमस्कार बच्चों, मैं अंगद। हम लोग आज से मॉडर्न इंडिया में गांधीवादी युग को देखने जा रहे हैं। हालांकि इससे पहले हम लोगों ने देखा है कि किस प्रकार से अंग्रेजों ने भारत में अपना जो है आधिपत्य जमा लिया और उसके पश्चात उन्होंने भारत में किस प्रकार की नीति स्थापित किया था। उसमें हम लोगों ने विस्तार से देखा था कि सबसे पहले उन्होंने व्यापारिक जो है नीति अपनाई थी, जिसके तहत भारतीय वस्तु को यूरोप में बेचकर वो लाभ कमाते थे। और उसके पश्चात उन्होंने औद्योगिक नीति का पालन किया था, जिसमें भारत से जो है वो कच्चा माल को ले जाते थे और तैयार माल को जो है भारत में बेचा करते थे। उसके पश्चात हम लोगों ने देखा कि उन्होंने वित्तीय नीति के तहत भारत में उन्होंने इन्वेस्टमेंट करना आरंभ किया और भारत में इन्वेस्टमेंट के माध्यम से जो है उन्होंने लाभ कमाना आरंभ किया था। इसी में हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे उन्होंने जो है रेलवे में 5% की गारंटी के तहत जो है मुनाफा अंग्रेजों को दिया और भारत में जो है रेल का विकास किया था। हालांकि रेलवे के विकास में उनकी अपनी ज़रूरत थी, चूँकि उन्हें अपने कच्चा माल को जो है पोर्ट तक पहुंचाना था और तैयार माल को भारत में जो है अलग अलग जगहों पर जो है फैलाना था। लेकिन उसके पश्चात हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार अंग्रेजों ने यहाँ पर प्रशासनिक, राजनीतिक और सामाजिक नीतियों को जो है अपनाने का काम किया। इसी क्रम में हम लोगों ने आगे देखा कि कैसे जब भारतीयों को इस बात की समझ हुई तो सबसे पहले उन्होंने जो एक आंदोलन खड़ा किया था, उसमें हम लोगों ने पढ़ा कि जनजातीय आंदोलन, किसान आंदोलन और सन्यासी जो है आंदोलन या फिर विद्रोह कह सकते हैं, यहाँ पर होना आरंभ हो गया। उसी की कड़ी में हम लोगों ने आगे देखा था कि 1857 ईस्वी आते आते भारत में एक सबसे जो बड़ा विद्रोह हुआ था, जिसे 1857 का विद्रोह कहते हैं, जिसमें भारत के अलग अलग क्षेत्रों से जो है अंग्रेजों का विरोध किया गया था। जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था, जैसे कि अगर हम बात करें तो दिल्ली वाले क्षेत्र में पढ़ा था बहादुर शाह जफर हो, लखनऊ में बेगम हजरत महल का नाम देखे थे, और कानपुर जैसे अगर स्थलों की बात करें तो नाना साहब जैसे लोगों का नाम आया था। और बिहार में सबसे जो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं उसमें वीर कुंवर सिंह का नाम हम लोगों ने पढ़ा था। लेकिन आप देखोगे कि उसके पश्चात भारत में जब राष्ट्रवाद बढ़ता जाता है तो 1885 ईस्वी तक कांग्रेस की स्थापना होती है। और इसमें हम लोगों ने देखा था कि इसके स्थापित होने के पीछे लक्ष्य क्या था और उन्होंने जो है किस प्रकार की अपनी भूमिका का निर्वहन किया था। तो इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि जब 1915 ईस्वी के आसपास कांग्रेस में गांधी जी का जो है कह सकते हो आगमन हो जाता है। यानी पहले वो अफ्रीका में निवास करते थे किसी कारणवश से, लेकिन जब वो भारत आते हैं तो भारत में जो है कुछ दिनों तक भारत का दौरा करते हैं। और जब भारतीय परिस्थिति की उन्हें समझ हो जाती है, 19 ईस्वी के आसपास जो है वो कांग्रेस में मतलब सदस्यता ग्रहण करते हैं और उसके पश्चात ये जो है कांग्रेस को लीड करना आरंभ करते हैं। हालांकि गांधीवादी युग में हम लोग दो चीज़ों को पढ़ेंगे। एक तो गांधी जी के जो पर्सनल लाइफ थे उससे रिलेटेड भी हम लोग जानकारी लेंगे, और उसके पश्चात हम लोग देखेंगे कि उनके द्वारा जब कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की गई तो अलग अलग जो है आंदोलन के रूप में उन्होंने किस प्रकार की भूमिका का निर्वहन किया था। ये बात हम इसलिए भी बात कर रहे हैं क्योंकि आप देखोगे कि जो सिविल सेवा की जी एग्जामिनेशन है, इसमें दो बातें इंपॉर्टेंट हो जाती है। उनके जो पर्सनल लाइफ है यानी व्यक्तिगत जो जीवन है, उनसे भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उनके द्वारा कांग्रेस के माध्यम से जो आंदोलन खड़ा किया गया था उससे रिलेटेड भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पर प्रयास करेंगे कि गांधी जी के जो है व्यक्तिगत जीवन और उनके द्वारा कांग्रेस में जो क्या योगदान किया गया था उससे रिलेटेड दोनों पक्षों को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं गांधीवादी युग की, और यहाँ हम जो है गांधी जी के योगदान के बारे में समझते हैं। तो गांधीवादी अगर युग की बात किया जाए तो आप देखोगे आपकी किताबों में लगभग 1919 से लेकर 1947 तक में जो कांग्रेस ने मुख्य रूप से अपनी भूमिका निभाया था, इसे गांधीवादी युग उन्होंने नाम दिया है। इसके पीछे का कारण ये है कि आप देखोगे कि जब से गांधी जी का भारतीय कांग्रेस में प्रवेश हुआ है उसके पश्चात कमोबेश जो भी बड़े आंदोलन हुए हैं उसे लीड करने में इन्हीं की भूमिका मानी जाती है। तो इसलिए इस युग को इतिहासकार गांधीवादी युग नाम भी देते हैं। तो आइए गांधीवादी युग को हम जो है
समझते हैं और इसमें हम दो पक्ष को लेंगे। एक में हम पहले पढ़ेंगे कि गांधी जी के जो व्यक्तिगत जीवन है उनसे रिलेटेड, इसमें हम लोग ये जानकारी लेंगे कि उनके बचपन का नाम जैसे क्या था, उनके माता का नाम क्या था, और मतलब भारत आने से पहले उन्होंने किस प्रकार की भूमिका निभाया था, यहाँ पर वो हम समझेंगे। और दूसरे पक्ष में हम लोग पढ़ेंगे कि जब वो कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण किए तो उसके पश्चात उन्होंने जो है क्या कार्यक्रम अपनाए और आंदोलन को जो है कैसे लीड किया। तो अगर हम इनके बचपन का मतलब कुछ जानकारी ले तो इनका जन्म जो है गांधी जी का 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। और ये जो जन्म हुआ था वो गुजरात के एक जगह है पोरबंदर, गुजरात में पोरबंदर एक जिला है कह सकते हैं, तो वहाँ पे इनका जो है जन्म हुआ था। इनका जो है नाम है मोहनदास करमचंद गांधी, मतलब अगर देखा जाए तो इनका नाम तो मोहनदास था और इनके पिताजी का नाम था करमचंद गांधी। लेकिन आप देखोगे कि गुजरात में एक परंपरा चल रही थी, या फिर कह सकते हैं बहुत दिनों से ये परंपरा थी, ऐसा नहीं है, तो वहाँ पे मतलब जो है अपने पिता का नाम जो है अपने नाम के पीछे लगाने की एक कह सकते हो परंपरा थी। तो गांधी जी ने भी जो है अपने नाम के पीछे करमचंद लगाया था, हालांकि इनका नाम मोहनदास था। ठीक, यहाँ पे ये हम लोग ने देखा। अब हम लोग देखते हैं कि इनके माता का नाम क्या था। तो इनके माता का नाम था पुतली बाई, पुतली बाई। ठीक, और इनकी जो शादी जो है वो बहुत ही कम उम्र में हो गई थी, लगभग 15-16 वर्ष की उम्र में। और इनकी जो शादी हुई थी, इनकी पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। हालांकि ये पढ़ने लिखने में जो है शुरुआत से ही जो है वो उतने अच्छे नहीं थे, मतलब कह सकते हैं कि एक ये एवरेज स्टूडेंट थे। तो इनकी जो मतलब शिक्षा दीक्षा का जो कार्य हुआ था प्राथमिक और मिडिल लेवल का, तो वो इनके मतलब कह सकते हो ग्रामीण स्तर पर ही हुआ था। लेकिन इन्होंने आगे की पढ़ाई जो है बैचलर डिग्री जो था उसने मतलब कह सकते हो कि लंदन से ग्रहण किया, जिसमें इन्होंने लॉ की डिग्री को प्राप्त किया था। और ऐसा माना जाता है कि लगभग 1891 ईस्वी तक इन्होंने अपनी लॉ की डिग्री कंप्लीट कर लिया था। लेकिन चूंकि ये पढ़ने में शुरुआत से ही जो है वो एक एवरेज कैटेगरी के थे, तो उस समय ये कहीं पे मतलब लग नहीं पाते, जॉब नहीं हो पाया था इनको। तो ये लगभग इन्होंने अपना 2 साल अर्थात कह सकते हैं कि 1893 ईस्वी तक ये अपने मतलब फादर के जो है हेल्प में रहे, उन्हीं के कामों में वो हाथ बटाते थे। चूँकि उनके फादर जो थे वो गुजरात में किसी एक राजा के पास मतलब दीवान का काम करते थे, तो उसमें इन्होंने अपना योगदान दिया। उसके पश्चात घटना ये होती है कि लगभग 1893 ईस्वी में गुजरात के एक व्यापारी हैं जिनका नाम था दादा भाई अब्दुल्ला। दादा भाई अब्दुल्ला, इनका फैमिली में कुछ मतलब विवाद हो जाता है दोनों भाइयों के बीच, जिस वजह से मतलब इनका जो बिजनेस, ये मतलब एक उद्योगपति थे, जिस वजह से ये चाहते हैं कि कोई एक सस्ता वकील इन्हें मिले और इनके जो है विवादों को सुलझा सके। चूँकि ये खुद अगर जाते अपने विवाद को सुलझाने तो इनका बिजनेस जो है वो ठप पड़ सकता था। तो किसी ने इनको जानकारी दी गांधी जी के बारे में, तो ये 1893 ईस्वी में गांधी जी से मिलते हैं और इन्हें जो है अपना केस जो है सौंपते हैं कि इनके जो दोनों भाइयों के बीच उद्योग से संबंधित जो विवाद थे उन्हें वो हल करें। तो इसी में गांधी जी के पास सर्वप्रथम जो है केस आता है 1893 ईस्वी में, और इनका केस लड़ने के लिए गांधी जी 1893 ईस्वी में अफ्रीका जाते हैं। अफ्रीका जब जाते हैं तो वहाँ पर ये देखते हैं कि अफ्रीका में भारतीयों के साथ और अफ्रीका के जो मूल निवासी हैं जो काले लोग होते थे उनके साथ बहुत ही भेदभाव किया जाता था। अगर हम भेदभाव का कुछ उदाहरण ले तो उसमें देखने को मिलता था उन्हें जो है अपने घर से रात में निकलने के लिए अंग्रेजों से अनुमति लेनी पड़ती थी। दूसरी तरफ आप देखोगे कि अगर वो रेल में सफ़र करते थे
तो इन्हें प्रथम श्रेणी के रेल में जो है इसमें सफ़र करने से भी इन्हें रोका जाता था। भले ही उनके पास प्रथम श्रेणी का टिकट हो, लेकिन फिर भी उन्हें जो है प्रथम श्रेणी में प्रवेश नहीं दिया जाता था। तीसरी बात आप देखोगे कि एक समय ऐसा आया था अफ्रीका में कि इनमें एक प्रावधान लाया गया था कि अफ्रीका में जो निवास करने वाले लोग हैं वो अगर ईसाई धर्म के तरह से, मतलब ईसाई धर्म की जो मान्यता है उसके अनुसार वो अपना शादी विवाह नहीं किए हैं, तो उसकी जो है मान्यता को समाप्त कर दिया जाएगा। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए गांधी जी को ऐसा लगा कि अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों के ऊपर और जो अफ्रीकन लोग हैं इनके ऊपर बहुत ही अत्याचार किया जा रहा है। और एक घटना तो ऐसा भी हुआ कि गांधी जी के साथ खुद भी जो है दुर्व्यवहार किया गया। जैसे कि एक उदाहरण है कि वो जब डरबन से प्रिटोरिया की तरफ जो है वो मूव कर रहे थे कुछ काम से, जिसमें मतलब डरबन जो है एक मतलब कह सकते हो रेलवे स्टेशन है। डरबन से जब वो प्रिटोरिया जा रहे थे, प्रिटोरिया, तो इन्होंने जो है प्रथम श्रेणी का रेल का टिकट ले रखा था, लेकिन अंग्रेज अधिकारी ने इनको जो है तृतीय श्रेणी में जाने के लिए विवश किया। लेकिन जब वो तृतीय श्रेणी में नहीं जाए तो इनको ज़बरदस्ती जो है एक रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है पीटर मॉरिट्सबर्ग, यहाँ पर जो है ज़बरदस्ती से जो है रेल से ढकेल के निकाल दिया जाता है, यानी इनको धक्का दे दिया जाता है। तो उसके पश्चात इनको ये एहसास हुआ कि ये जो है भेदभाव अंग्रेज़ों के द्वारा न सिर्फ जो है भारतीय या फिर अफ्रीकन के साथ किया जा रहा है, बल्कि अंग्रेज़ों की जो है ये नीति ही गलत है। यानी उन्होंने ये सोचा कि उनके जो अपने नागरिक हैं उनके साथ तो एक अलग व्यवहार किया जाता है, लेकिन दूसरी तरफ जो अन्य देश के नागरिक हैं उसे बहुत ही कमतर समझा जाता है। तो इसके पश्चात इन्होंने जो है एक जनसभा का आयोजन किया। ये घटना लगभग 1905-6 के आसपास की है और उन्होंने इस जनसभा के माध्यम से अंग्रेज सरकार की आलोचना करना आरंभ कर दिया, जिसके पश्चात आप देखोगे कि 1908 ईस्वी में हालांकि इनको जेल भी हो जाती है, लेकिन वहाँ पर भी इन्होंने अपने जो सत्य अहिंसा का जो मार्ग था उसको नहीं छोड़ा और इन्होंने अंग्रेज सरकार की आलोचना की। लेकिन बाद में अंग्रेज़ों को इस बात का एहसास हुआ और इसके पश्चात अंग्रेज सरकार ने इस जो है नियम में बदलाव करने का प्रयास किया और हालांकि प्रयास क्या किया, उन्होंने इस नियम को चेंज भी कर दिया, जिसके पश्चात आप देखोगे कि कोई भी अफ्रीकन हो या फिर जो इंडियन होते थे उन्हें रात में निकलने से अनुमति जो पत्र पहले लेना पड़ता था, इससे अब छूट दे दी गई। इस वजह से आप देखोगे कि पहली बार जो है कोई इंडियन ब्रिटिश सरकार के समक्ष जो है लड़ रहा था और उन्हें सफलता मिली थी। ये जो है पूरे कह सकते हो वर्ल्ड लेवल पर एक बड़ी बात मानी गई थी, क्योंकि ऐसा मतलब बहुत कम ही देखा गया था कि अंग्रेज़ों के द्वारा किसी जो है भारतीय के समक्ष जो है झुकना पड़ा था। इस वजह से आप देखोगे कि गांधी जी यहीं से धीरे धीरे जो है पॉपुलर होना आरंभ हो गए थे और इन्होंने गांधी जी ने मतलब अफ्रीका में ही जो है एक संस्था बनाया था जिसका नाम था नटाल कांग्रेस। इसके माध्यम से इन्होंने अफ्रीकन लोग और जो भारतीय लोग होते थे जिनके साथ भेदभाव किया जाता था, तो उनके लिए जो है इन्होंने आवाज़ उठाना आरंभ कर दिया और इसके माध्यम से आप कह सकते हो कि इन्होंने बहुत ऐसे कार्यक्रम को वहाँ से संचालित किया जो कि भारतीयों एवं जो अफ्रीका के लोग थे जिनके साथ ये भेदभाव किया जाता था, तो उनके लिए इन्होंने जो है आवाज़ बुलंद किया। तो ये अभी तक हम लोगों ने ये समझा कि गांधी जी जो कि एक साधारण व्यक्ति थे, उन्होंने अफ्रीका में जो है किस प्रकार की अपनी भूमिका का निर्वहन किया था। अब हम लोग बात करेंगे कि आखिर उनके जब भारत आगमन हुआ है जो कि 1915 में हुआ है, इसको लेकर हम लोग बात करेंगे और भारत में इनका क्या योगदान रहा है। चूंकि हम लोगों ने पहले भी बात किया था कि गांधी जी की दो प्रकार की भूमिका पूछी जाती है, जैसे कि सबसे पहला जो कि जीवनी से संबंधित और अफ्रीका में उनके द्वारा किए गए कार्यों के ऊपर। उसके पश्चात देखोगे तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने के पश्चात
गांधी जी ने भारत में किस प्रकार का योगदान दिया उससे रिलेटेड भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक पार्ट को हम लोगों ने कवर कर लिया। अब हम लोग दूसरे पार्ट की तरफ आते हैं और देखते हैं कि जब इन्होंने 1915 ईस्वी में भारत आए तो यहाँ पर उन्होंने कांग्रेस में जुड़ने से पहले और कांग्रेस में जुड़ने के पश्चात क्या क्या इनकी उपलब्धियां रही। जैसा कि हम लोगों ने अभी बताया कि 1915 ईस्वी में गांधी जी का भारत आगमन होता है। अगर हम एग्जैक्ट डेट की बात करें तो 9 जनवरी 1915 को गांधी जी अफ्रीका से भारत आए थे। इसी दिन आप देखोगे तो प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है। भारतीय दिवस ये हम लोगों ने इसलिए बता दिया क्योंकि आप देखोगे कि हर एक साल जो है भारत में अलग अलग स्थानों पे इस प्रकार का आयोजन किया जाता है जो कि करंट में न्यूज भी बन जाता है। तो आपको ऐसा प्रश्न पूछा जा सके इसके लिए हम जो है इसके ऊपर विशेष रूप से चर्चा किए हैं। तो अब हम बात करेंगे कि गांधी जी जब भारत आए तो शुरुआत में ही उन्होंने कांग्रेस से नहीं जुड़ा बल्कि उन्होंने भारत के परिस्थितियों को समझने का प्रयास किया। इसलिए आप देखोगे तो 1915 से 16 तक गांधी जी ने किसी भी बड़े आंदोलन में और ना ही कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया था। इसके पीछे का कारण यह था कि वो जब सबसे पहले गोपाल कृष्ण गोखले से मिले थे, हालांकि अगर हम बात करें सबसे पहले उनसे मुलाकात की तो 1911 ईस्वी में ही उनकी मुलाकात अफ्रीका में ही हो गई थी। और उन्होंने एक बात अच्छे से समझाया था कि जिस बात पे आपको पूरे जो है नॉलेज ना हो तो उसके लिए आपको ना तो आंदोलन में आगे आना चाहिए या फिर उस वक्तव्य को उठाना चाहिए। इस बात से गांधी जी बहुत प्रभावित हुए थे। इसके पश्चात आप देखोगे तो गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु भी मान लिया था। तो भारत में जब आए तो उन्होंने इसी बात को जो है सिद्ध करने के लिए सबसे पहले एक साल तो पूरे देश का भ्रमण किया और उन्होंने भारतीय लोगों एवं यहाँ के जो राजनीतिक दल हैं उनको समझने का प्रयास किया ताकि अगर वो कोई बड़े आंदोलन करते हैं तो उसमें भी उन्हें सफलता मिल जाए। लेकिन इसी दौरान आप देखोगे तो 1916 ईस्वी के आसपास एक लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन होता है। उनमें गांधी जी को भी आमंत्रित किया जाता है। लखनऊ इसमें जो है एक किसान नेता जिनका नाम है राजकुमार शुक्ल, वो गांधी जी से मिलते हैं। और चूंकि हम बात कर रहे हैं राजकुमार शुक्ल की तो एक बात और भी बता दें कि राजकुमार शुक्ल बिहार के चंपारण जिले के थे और उनको एक ये समस्या थी कि अंग्रेजों के द्वारा उस समय नील की खेती करवाया जाता था। लेकिन 1917 ईस्वी में हुआ यह था कि जर्मनी में कृत्रिम रूप से नील बनाया जाने लगा था। इसके पश्चात अंग्रेजों ने यह किया कि यहाँ के किसानों से ज़बरदस्ती नील की खेती जो करवाया जाता था तो उसे छोड़ने के बहाने जो है कुछ मुआवजा की राशि देने के लिए जो है मजबूर किया जाने लगा। और कुछ किसान तो ऐसे थे जो इस बात से खुश भी हो गए कि अब उन्हें नील की खेती नहीं करना पड़ेगा। लेकिन इसमें प्रॉब्लम जो है दूसरा था। दूसरा प्रॉब्लम कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह हुआ कि राजकुमार शुक्ल इस बात को भली भांति समझते थे कि नील की खेती नहीं करवाना ये अंग्रेजों की मजबूरी है, तो फिर हम मुआवजा क्यों दें। इसी बात को लेकर वो गांधी जी से मिले थे ताकि वो इस मुआवजा की राशि को माफ़ करवा सके। तो जब वो 1917 ईस्वी में लखनऊ में गांधी जी से मिलते हैं तो इस प्रस्ताव को उनके समक्ष रखा जाता है। लेकिन शुरुआत में तो गांधी जी जो है इस बात से सक्षम नहीं थे कि हम जो है इस प्रकार का आंदोलन करेंगे। लेकिन राजकुमार शुक्ल के बार बार निवेदन करने के पश्चात गांधी जी राजी हुए और 1917 ईस्वी में वो चंपारण जाने के लिए भी तैयार हो गए। अगर हम बात कर रहे थे यहाँ पर जैसे कि नील की खेती की, तो इसमें दो बातें आपको जानना चाहिए। नील की खेती से प्रॉब्लम ये होता था कि वहाँ की जो उर्वरा शक्ति होती थी भूमि की वो समाप्त हो जाती थी। और दूसरी तरफ बात ये होती थी कि जो वहाँ के किसान होते थे, कुछ समय से पहले देखा गया था कि वहाँ पर नील का जो है जो उत्पादन हो रहा था उसे अंग्रेज लोग खरीद भी नहीं रहे थे, जिस वजह से ना तो ये वहाँ पे खाद्यान्न उत्पादन कर सकते थे और ना ही जो है उन्हें उपयुक्त जो है राशि मिल पाती थी। लेकिन उन्हें लगान तो देना ही पड़ता था। इस वजह से वहाँ के किसानों के ऊपर लगातार जो है दबाव बन रहा था।
इसी बात को देखते हुए जब राजकुमार शुक्ल ने मुद्दा उठाया, तो जब गांधी जी चंपारण पहुंचे तो वहाँ के जो कलेक्टर थे उन्होंने इस बात का विरोध किया। और चूंकि गांधी जी की प्रसिद्धि अफ्रीका में उनके द्वारा योगदान से ही इतनी हो चुकी थी कि वहाँ जो है एक बड़े ही जनसैलाब फैल गया था सिर्फ गांधी जी को देखने के लिए। तो इस वजह से वहाँ के जो कलेक्टर थे गांधी जी को चंपारण आने से मना कर देते हैं। लेकिन गांधी जी वहाँ पे नहीं रुकते हैं और वो चंपारण पहुँचते हैं और इस जो नील की खेती करवाया जाता था उसका उन्होंने ज़बरदस्त विरोध किया। हालांकि उनके इन प्रयासों के कारण ही अंग्रेजों को मजबूर होना पड़ता है और चंपारण नील समिति का गठन करना पड़ता है, जिसके पश्चात यह तय किया जाता है कि जो किसान अगर नील की खेती नहीं करना चाहते हैं तो वो नील की खेती को नहीं कर सकते हैं। तो एक प्रकार से अगर देखा जाए तो इसमें गांधी जी की बहुत बड़ी भूमिका थी और इनके प्रयासों के कारण ही यहाँ के जो किसान थे उनको अब नील की खेती करने से इजाज़त मिल गया। तो इस प्रकार से आप देखोगे कि ये भारत में गांधी जी की पहली सफलता थी, जिन्होंने बिना कांग्रेस ज्वाइन किए ही एक प्रकार से आप देखो तो अंग्रेज को अपने सामने झुकाने में समर्थ हो गए थे। इसके बाद अगर हम बात करें गांधी जी की दूसरे आंदोलन की, तो वो थी अहमदाबाद मिल आंदोलन। अहमदाबाद मिल सत्याग्रह भी इसे कह सकते हैं। अहमदाबाद मिल घटना इस प्रकार से थी कि अहमदाबाद में 1918 ईस्वी में प्लेग नामक बीमारी फैल गया था, जिसके कारण वहाँ के जो मिल उद्योगपति होते थे उन्होंने यहाँ के श्रमिकों को अर्थात मजदूरों को लगभग 35% बोनस देना आरंभ कर दिया था। लेकिन जब ये प्लेग नामक बीमारी वहाँ पर थोड़ा स्थिर हो जाती है या फिर आप कह सकते हैं कि कमोबेश समाप्त हो जाती है, तो वहाँ के जो मिल मालिक थे उन्होंने इस बोनस को हटाने का निर्णय लिया। इसी बात को लेकर वहाँ के जो श्रमिक थे उन्होंने विरोध करना आरंभ कर दिया। इसका भी कारण था चूँकि उस समय जो है प्रथम विश्व युद्ध का समय था। जैसे कि आप लोग को पता होना चाहिए कि 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था। तो इस वजह से आपको मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर इससे किसानों को क्या नुकसान है या फिर श्रमिकों को क्या नुकसान है। तो इसमें प्रॉब्लम ये था कि विश्व युद्ध के कारण एक तो महंगाई ज़्यादा हो गई थी और दूसरी बात यहाँ पर जो है बेरोजगारी की स्थिति भी हो गई थी। लेकिन जब मिल मालिकों के द्वारा बोनस 35% दिया जा रहा था तो इनको कुछ हद तक जो है आराम मिल गया था और वो इस महंगाई से किसी तरह निपट रहे थे। लेकिन जब इस बोनस को हटाने का निर्णय लिया गया तो फिर इन्हें लगने लगा कि अब जो है उनके ऊपर जो है संकट की स्थिति हो जाएगी और वो दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाले वस्तु भी नहीं खरीद पाएंगे। तो इसी बीच जो है गांधी जी की एंट्री होती है और गांधी जी के प्रयासों से मिल मालिक को मनाया जाता है और फिर वो कुछ दिनों के लिए जो है 35% बोनस देने के लिए फिर से राजी हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आप देखोगे कि गांधी जी की दूसरी सफलता अहमदाबाद मिल आंदोलन के रूप में मिलती है। अगर हम बात करें इस आंदोलन में इनके सहयोगी की, तो अनसुईया बेन जो थी वो इनकी सहायता की थी इस आंदोलन के दौरान। हालांकि उनके भाई अम्बालाल सराभाई खुद जो है एक मिल मालिक थे और उन्होंने भी जो है बोनस देने से इनकार कर दिया था, तो वहाँ पर भी उन्होंने इस बात को मनवाया था। अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर गांधी जी की अगली जो सफलता है जो कि कांग्रेस ज्वाइन करने से पूर्व मिली है वो कौन सी थी। तो उसमें आप देखोगे इनका जो अगला आंदोलन है उसे हम खेरा सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं। खेरा सत्याग्रह ये भी हालांकि 1918 ईस्वी की ही घटना है। इसमें प्रॉब्लम ये हुआ था कि खेरा नामक स्थल पर अंग्रेजों के द्वारा वहाँ भू राजस्व की दर 30% तक बढ़ा दी गई थी। लेकिन दूसरी तरफ बात यह थी कि खेरा में अकाल पड़ा हुआ था, जिस वजह से वहाँ जो है कृषि उपज हो ही नहीं पाई थी। लेकिन फिर भी वहाँ के किसानों को जो है राजस्व देने के लिए मजबूर किया जा रहा था। तो इसके पश्चात आप देखोगे कि गांधी जी यहाँ भी एंट्री लेते हैं और इनके प्रयास से एक कमेटी का गठन किया जाता है और अंग्रेजों के द्वारा लास्ट में इस डिसीजन को वापस लिया जाता है और यहाँ पर यह कहा जाता है कि जो किसान कर देने में सक्षम है
वही कर दें, अन्यथा जो है वो कर नहीं दे सकते हैं। तो एक तरह से आप देखोगे कि गांधी जी ने, चाहे वो खेरा आंदोलन हो, अहमदाबाद मिल सत्याग्रह हो या फिर चंपारण सत्याग्रह हो, उन्होंने यहाँ पर एक से एक सफलता पाई। और इसमें जो इन्होंने अपने आंदोलन में मुख्य रूप से प्रयोग किया, उसमें आप देखोगे सत्याग्रह, अहिंसा जैसे बातों को अपनाया। चूंकि ये अफ्रीका में ही प्रयोग के माध्यम से समझ चुके थे कि अंग्रेजों को जो है हिंसात्मक तरीके से नहीं पराजित किया जा सकता है, और उन्होंने अफ्रीका में पहले भी इस बात का प्रयोग कर लिए थे। तो इसके पश्चात आप देखोगे कि इन्होंने भारत में भी इस नीति को अपनाने का प्रयास किया। हालांकि आप देखोगे तो भारत में एक नई नीति, जिसे हम ट्रस्टीशिप का सिद्धांत कहते हैं, इस सिद्धांत का प्रयोग इन्होंने अहमदाबाद मिल आंदोलन के पश्चात किया था। इसका तात्पर्य यह होता है कि इनका यह मानना था कि किसी भी फैक्ट्री में या उद्योग में जो उत्पादन हो रहे हैं, उस पे सिर्फ जो है मिल मालिकों का जो है हक नहीं है, बल्कि उसमें वहाँ के श्रमिकों का भी योगदान है। तो उनका सीधा सा कहना था कि लाभ का एक अंश जो कि रिस्क लेकर उद्योगपति लगाते हैं, उन्हें ले लेना चाहिए, बाकी शेष जो राशि बचती है उसे श्रमिकों में बांट देना चाहिए। यानी एक तरह से वो मिल मालिकों को या फिर उद्योगपतियों को सिर्फ एक ट्रस्टी के रूप में मानते थे, और उनका यह मानना था कि बाकी जो भी उत्पादन पे जो बच रहे हैं पैसे, उन्हें श्रमिकों में बराबर तरीके से बांट दिया जाए। तो उन्होंने इस ट्रस्टीशिप सिद्धांत का प्रयोग सबसे पहले अहमदाबाद मिल आंदोलन के पश्चात ही किया था। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि कांग्रेस ज्वाइन करने से पूर्व गांधी जी की क्या क्या सफलताएं रही थी। अब हम लोग आगे बात करेंगे कि उन्होंने जब कांग्रेस को ज्वाइन किया तो उसके पश्चात उन्होंने कांग्रेस के माध्यम से कौन कौन से आंदोलन को चलाया और उसमें उनको कौन कौन सी सफलताएं मिली थी। तो अगर हम बात करें उनके द्वारा कांग्रेस ज्वाइन करने के पश्चात चलाए जाने वाले आंदोलनों की, तो उसमें सर्वप्रथम नाम आता है रॉलेट सत्याग्रह का। रॉलेट सत्याग्रह जो कि 1919 ईस्वी में चलाया गया था। इसके पीछे के अगर हम कारणों की बात करें तो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अंग्रेजों के द्वारा इस एक्ट को लाया गया था। अब सवाल उठता है कि आखिर ये क्यों लाया गया था। तो इसके कारणों की अगर हम बात करें तो चूंकि द्वितीय विश्व युद्ध में गांधी जी के द्वारा भी अंग्रेजों का समर्थन किया गया था और उन्होंने भारतीयों को इनकरेज किया था कि वो अंग्रेजों की मदद करें, वो चाहे पैसों के माध्यम से हो या फिर सेना में जाने के माध्यम से हो। लेकिन इसी दौरान जो है अंग्रेजों के द्वारा यह वादा किया गया था कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात भारतीयों को स्वशासन दिया जाएगा। लेकिन जब युद्ध समाप्त हुआ तो उनके द्वारा इस उपहार के रूप में रॉलेट एक्ट को लागू कर दिया गया, जो कि आप समझ सकते हैं इतना कड़ा और इतना काला कानून था कि इसमें केवल शक के आधार पर भारतीयों को गिरफ्तार किया जा सकता था और उनको जो है कोई ना तो अपील करने का अधिकार होता था, ना तो दलील रखने का अधिकार, और ना फिर वो वकील रख सकते थे। इसलिए इसे नो अपील, नो वकील, नो दलील काला कानून भी कहते हैं। तो इसी काले कानून के विरुद्ध जो है गांधी जी ने प्रथम जो है सत्याग्रह का यहाँ पर प्रयोग किया था, और इसमें न केवल गांधी जी के द्वारा बल्कि भारत के अलग अलग हिस्सों में जो है इसका विरोध किया गया था। ये बात इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाती है कि आप देखोगे कि एग्जाम में इससे प्रश्न आते रहे हैं और डायरेक्ट यह भी पूछा जा चुका है कि नो अपील, नो वकील, नो दलील ऐसा जो है वाक्य किसके द्वारा प्रयोग किया गया था या फिर किस एक्ट को जो है ऐसा कानून नाम दिया जाता है। हालांकि आप देखोगे तो इसे काला कानून भी नाम दिया जाता है और इसके आधार पर भी प्रश्न बनाए जा चुके हैं। तो इन सभी बातों को आपको ख्याल रखना है। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे जब गांधी जी के द्वारा इसके विरुद्ध सत्याग्रह का प्रयोग किया गया, और न केवल गांधी जी के द्वारा बल्कि अलग अलग क्षेत्रों में जो है इसका विरोध किया गया। तो उसी में एक सर्वप्रमुख घटना उभर कर आती है पंजाब वाले क्षेत्र में। पंजाब के अमृतसर नामक स्थान पर घटना कुछ इस प्रकार से होती है कि वहाँ पर जो सत्याग्रही थे उनको अंग्रेजों के द्वारा गिरफ्तार किया जाता है, और उसके साथ ही दो वहाँ के फेमस नेता थे जिनका नाम था डॉक्टर सत्यपाल एवं डॉक्टर किचलू।
इनको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये घटना 10 अप्रैल 1919 की है। तो इसी के विरोध में आप देखोगे कि लगभग 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में अमृतसर के जालियांवाला बाग, इसमें जो है एक मीटिंग आयोजित की जाती है ताकि जो है अंग्रेजों का विरोध किया जा सके। लेकिन इसी दौरान वहाँ पर घटना कुछ इस क्रम से होती है कि वहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, जिनका नाम जनरल ओ डायर था, जनरल ओ डायर ने बिना किसी भीड़ को निर्देश दिए हुए अपने जो है सैनिक अधिकारी को गोली चलाने का निर्देश दे देता है, जिस वजह से यहाँ पर लगभग हजारों की संख्या में लोग मारे जाते हैं और बहुत लोग घायल हो जाते हैं। इसी दौरान गांधी जी के द्वारा केसर ए हिंद की उपाधि का त्याग कर दिया जाता है। वहीं रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा नाइटहुड की उपाधि त्याग कर दिया जाता है। और एक अन्य सदस्य हैं जिनका नाम शंकरन नायर है, शंकरन नायर, इन्होंने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद, इससे ये इस्तीफा दे देते हैं। तो आप देखोगे कि इस प्रकार से ये आंदोलन जो है बढ़ता चला जाता है। इसी दौरान जो है गांधी जी की गिरफ्तारी हो जाती है और धीरे धीरे जो है ये आंदोलन समाप्त हो जाता है। इस घटना के पश्चात न केवल कांग्रेस बल्कि मुस्लिम लीग भी नाराज होते हैं और एक इसके पीछे और भी कारण था कि इस समय जो है अंग्रेजों के द्वारा यह वादा किया गया था कि प्रथम विश्व युद्ध में अगर वो जीत जाते हैं तो उनके द्वारा जो है तुर्की के जो खलीफा हैं उनको यथावत रहने दिया जाएगा और मुस्लिम धर्म से संबंधित जो भी उनके पवित्र स्थल हैं उनको भी क्षति नहीं पहुंचाया जाएगा। लेकिन होता यह है कि प्रथम विश्व युद्ध में जीत के पश्चात तुर्की के साथ एक अलग से संधि की जाती है जिसे सेवरे की संधि कहते हैं और इस संधि के तहत वहाँ के जो खलीफा का पद होता है उसे समाप्त कर दिया जाता है और इस्लाम धर्म से संबंधित जो भी पवित्र स्थल होते थे उसे भी जो है बैन कर दिया जाता है। तो इन घटनाओं के कारण मुस्लिम लीग अंग्रेज से नाराज होते हैं और उनके द्वारा एक आंदोलन खड़ा किया जाता है जिसका नाम है खिलाफत आंदोलन। इसके कारणों की अगर हम बात करें तो वही जो कि हमने अभी चर्चा किया कि सेवरे की जो संधि की जाती है उसमें वहाँ पर खलीफा का जो पद था उसे समाप्त कर दिया गया था। तो इसी आंदोलन में आगे जब घटना होती है तो इनके द्वारा एक कमेटी का गठन किया जाता है जिसका नाम है खिलाफत कमेटी। इसमें जो है इनके द्वारा गांधी जी को इसका अध्यक्ष बनाया जाता है और यह निर्णय लिया जाता है कि गांधी जी जो है इस खिलाफत आंदोलन को लीड करेंगे। इस बात को गांधी जी ने एक अवसर के रूप में लिया और उन्हें ऐसा लगा कि फिर से हमारे पास एक मौका है जब मुस्लिम को अपने साथ में लेकर हम एक आंदोलन खड़ा कर सकते हैं। तो इसके माध्यम से गांधी जी के द्वारा यह प्रयास किया गया कि कांग्रेस कमेटी के माध्यम से एक आंदोलन करने के लिए गुजारिश की गई और 1920 के नागपुर अधिवेशन में उसे पारित भी करवाया गया, जिसके पश्चात आप देखोगे कि 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन कांग्रेस के द्वारा शुरू किया जाता है और इसमें भी वही मुद्दा है कि अंग्रेजों के द्वारा जो रॉलेट एक्ट लागू किया गया था या फिर जो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उसे भी ध्यान में रखते हुए इस बात को वो आगे बढ़ाना चाहते थे और अंग्रेजों को इस बात के लिए मजबूर करना चाहते थे कि भारतीयों को स्वशासन दिया जाए। लेकिन कुछ दिनों के पश्चात जो है असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन दोनों को मर्ज कर दिया जाता है और दोनों एक साथ जो है मिलकर ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध लड़ते हैं। इसमें आप देखोगे तो घटना ये इस प्रकार से होती है कि 1922 ईस्वी के आसपास चौरा चौड़ी नामक स्थल पर, चौरा चौड़ी जो कि यूपी के गोरखपुर नामक स्थल पर है, यहाँ पर असहयोग आंदोलन के जो कार्यकर्ता थे उनके द्वारा यहाँ पर एक पुलिस चौकी होती है जिसमें आग लगा दिया जाता है और इसमें लगभग 22 से 24 कांस्टेबल, 22 से 24
कांस्टेबल की मृत्यु हो जाती है, जिसके पश्चात गांधी जी ने जो है इस आंदोलन को जो है त्याग दिया। इसके पीछे का कारण यह था कि गांधी जी कभी भी हिंसा को अपने आंदोलन में शामिल नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर कोई भी आंदोलन हिंसा से जुड़ जाएगा तो इसे ब्रिटिश आसानी से दबा सकते हैं। और दूसरा कारण यह भी है कि अगर आंदोलन अहिंसक हो तो वैश्विक स्तर पर भी दबाव बनाने में मदद मिलता था, लेकिन जब उससे हिंसा जुड़ जाता था तो फिर वैश्विक स्तर पर कोई समर्थन नहीं मिल पाता था। तो गांधी जी अपने किसी भी आंदोलन में हिंसा नहीं चाहते थे। इस वजह से आप देखोगे तो गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन को यहाँ पर समाप्त कर दिया जाता है। इसी के पश्चात आप देखोगे कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा गांधी जी के बारे में कहा जाता है कि गांधी जी एक राजनीतिक के रूप में असफल हो चुके हैं। हमने आपको ऐसा इसलिए बताया कि आपको डायरेक्ट परीक्षा में कथन दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा ये कथन जो है किनके द्वारा बोला गया है। तो आपको यह बात ध्यान में रखना चाहिए कि असहयोग आंदोलन की वापसी के पश्चात ही सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बोला गया था कि गांधी जी एक राजनीतिक के तौर पर असफल हो चुके हैं। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि असहयोग आंदोलन के पश्चात जो है भारत में किस प्रकार की स्थिति बनी थी। तो उस पर अगर हम गौर करें तो उसमें दिखेगा कि असहयोग आंदोलन के पश्चात गांधी जी की गिरफ्तारी हो गई थी। इस वजह से कांग्रेस जो है असमंजस की स्थिति में आ गई थी और वो कोई एक बड़ा आंदोलन जो है खड़ा करना चाहती थी। लेकिन चूंकि गांधी जी इस समय जेल में थे तो इस बात को लेकर जो है थोड़ा विवाद भी हो जाता है। लेकिन इसी के पश्चात देखोगे कि अंग्रेजों के द्वारा जो 1919 ईस्वी का पहले एक्ट लाया गया था उसके आधार पर चुनाव करवाने का प्रावधान किया था। तो इस वजह से कांग्रेस में भी कुछ ऐसे दल थे, यानी कुछ ऐसे सदस्य बन गए थे जिनका इच्छा था कि वो चुनाव में भाग ले, लेकिन कुछ ऐसे सदस्य थे वो चुनाव में भाग नहीं लेना चाहते थे। और उस समय चूंकि गांधी जी जेल में थे तो ऐसी जो है स्थिति बन गई थी कि डिसीजन नहीं हो पा रहा था। तो इस प्रकार देखोगे कि जो दो गुट बने थे जो चुनाव में भाग लेना चाहते थे उनका नाम परिवर्तनवादी था, चूंकि वो चुनाव में भाग लेकर अंग्रेजों को जो है परेशान करना चाहते थे और भारतीयों के हितों में काम करना चाहते थे। और दूसरे वो थे जिनको लगता था कि हम अगर चुनाव में भाग भी ले लेंगे और जीत भी जाएंगे तो अंग्रेजों की द्वैध शासन की जो नीति है उसके अनुसार हम कुछ ज़्यादा कर नहीं पाएंगे और भारतीयों में यह संदेश जाएगा कि हम लोग भी जो है अपने लाभ के लिए लड़ रहे हैं, तो हमें जो है इस तरह से बदनामी ही होगी। तो वो इस चुनाव में भाग नहीं लेना चाहते थे। तो अगर हम बात करें परिवर्तनवादियों की तो उसमें CR दास, जिनका पूरा नाम चित्तरंजन दास था, मोतीलाल नेहरू वो चुनाव में भाग लेना चाहते थे। एक और नाम आता है जिनका नाम है विट्ठल भाई पटेल, जो चुनाव में भाग लेना चाहते थे। और दूसरी तरफ हमने जो बताया जो चुनाव में भाग नहीं लेना चाहते थे उनमें सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, ऐसे सदस्य थे। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो परिवर्तनवादी हुए इन्हीं को जो है स्वराज पार्टी कहा गया, स्वराज पार्टी। और इनका मुख्य जो उद्देश्य था वही जो हमने अभी बताया कि वो विधानमंडल में जाकर के अंग्रेजों को उनके कार्यों में बाधा पहुंचाना चाहते थे और भारतीय लोगों के लिए जो है विभिन्न प्रकार की डिमांडों को रखते थे। इसके पश्चात जब गांधी जी रिहा होते हैं जेल से तो वो फिर अपने कार्यों में लग जाते हैं, जैसे कि सड़कों की सफाई, प्रभात फेरी, इन सभी के माध्यम से, या फिर कुछ रचनात्मक कार्य जैसे चरखा बुनना, सूत काटना, और इन सभी के माध्यम से फिर से वो लोगों को जो है आंदोलन के लिए इकट्ठा करने लगते हैं। और इनके माध्यम से यह प्रयास किया जाता है कि भारत के गांव-गांव तक राष्ट्रवाद को फैलाया जाए। तो ये आप देखोगे कि गांधी जी के द्वारा जेल से निकलने के पश्चात इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं ताकि और भी लोगों को आंदोलन से जोड़ा जा सके और ब्रिटिश सरकार के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा दबाव बनाया जा सके।
इसके पश्चात आप देखोगे तो किसानों में भी एक अलग से आक्रोश रहता है और वो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ इस समय आप देखोगे तो कुछ आंदोलन देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि अगर संयुक्त प्रांत की बात करें तो इसमें बेदखली आंदोलन चल रहे थे। इसमें यह होता था कि किसानों के द्वारा यदि टाइम पे कर नहीं दिया जाता था तो उनके उस ज़मीन से बेदखल कर दिया जाता था जमींदारों के द्वारा। तो इसके विरोध इस समय आप देखोगे तो एक आंदोलन खड़ा हो जाता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो 1921 ईस्वी के आसपास मोपला नामक स्थल पर भी जो है किसानों के द्वारा विद्रोह कर दिया जाता है। इसमें घटना कुछ इस प्रकार से होती है कि यहाँ पर जो जमींदार थे वो हिंदू वर्ग से थे और जो कृषक थे वो मुस्लिम थे। चूँकि वहाँ पर राजस्व की अधिक से अधिक वसूली की जा रही थी, लेकिन उनके कृषि में कोई काम या फिर इन्वेस्ट नहीं किया जा रहा था, चाहे वो सिंचाई को लेकर हो या फिर उर्वरक को लेकर हो। तो इस वजह से वहाँ के कृषक के द्वारा जमींदार के खिलाफ विद्रोह कर दिया जाता है। और यहाँ पर आप देखोगे तो अंग्रेज़ों ने इस घटना का लाभ उठाया और मुस्लिम को जो है हिंदुओं के विरुद्ध भड़काना आरंभ कर दिया। इस वजह से आप देखोगे कि यह जो आंदोलन है वो बाद में हिंदू और मुस्लिम का जो है धार्मिक मुद्दा बन जाता है। तो ये हम लोगों ने अभी तक देखा कि कैसे जो है असहयोग आंदोलन के पश्चात अलग अलग क्षेत्रों में जो है कौन कौन सी घटनाएं घट रही थी। इसी के पश्चात अगर हम बात करें एक अन्य आंदोलन की जो कि बारदोली वाले स्थल में हो रहे थे। बारदोली, यहाँ पर यह हुआ था कि अंग्रेज सरकार के द्वारा जो है करों में बढ़ोतरी कर दी गई थी, जिसके कारण वहाँ के किसान आंदोलन करने लग गए थे। तो इस आंदोलन में वल्लभ भाई पटेल एंट्री लेते हैं और इनके द्वारा जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है एक आंदोलन खड़ा किया जाता है, जिसके पश्चात इन्हें सफलता भी मिलती है और लास्ट में अंग्रेज़ों को मजबूर होना पड़ता है और उनके द्वारा जो है कर में कटौती करना पड़ता है। इसी आंदोलन के पश्चात बारदोली की जो महिलाएं थी इनके द्वारा वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया गया था। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाती है कि ऐसा प्रश्न पूछा भी जा चुका है और आगे भी संभावना बनती है कि इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछा जाए। तो ये हमने अभी तक देखा कि असहयोग आंदोलन के पश्चात गांधी जी और अलग अलग क्षेत्रों में किस प्रकार के घटनाएं हो रही थी। तो इन सभी दबावों को जब अंग्रेजों के द्वारा महसूस किया गया तो उनके द्वारा 1927 ईस्वी में एक कमीशन भेजा गया जिसका नाम साइमन कमीशन था। साइमन कमीशन, इसे भेजने के पीछे मुख्य रूप से दो कारण थे। एक तो 1919 ईस्वी में जो एक्ट बनाया गया था जिसके तहत भारतीयों को कुछ हद तक स्वशासन दिया गया था और इसमें यह प्रावधान किया गया था कि 10 वर्षों के बाद जो है इस जो है स्वशासन की समीक्षा की जाएगी। तो उसके अनुसार जो है 1929 ईस्वी में इस जो है कमीशन को आना था और ये चेक करता कि आखिर भारत में जो है शासन सही से चल रहा है कि नहीं। तो इस वजह से साइमन कमीशन को गठित किया गया था। और दूसरी बात, इसी शासन के तहत एक डायरकी लागू किया गया था जिसे द्वैध शासन कहते हैं। इसी की समीक्षा करने के लिए 10 वर्ष बाद कमीशन आना था, लेकिन चूंकि ब्रिटेन में 1929 में इलेक्शन होने वाले थे तो इसलिए वहाँ के सरकार ने यह सोचा कि हम क्यों ना जो है पहले जो है इस बात से निपट ले। और दूसरी तरफ ब्रिटेन में लेबर पार्टी का उदय हो रहा था तो उन्हें लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि लेबर पार्टी विजित हो जाए, तो इसलिए इन्होंने प्रयास किया कि भारत में जो है कुछ सुधार को लागू किया जाए। तो इसीलिए जो है साइमन कमीशन को गठित किया गया था जो कि 1927 ईस्वी में भारत आया। तो अब सवाल उठता है कि आखिर फिर भारतीयों को क्यों मतलब जो है इस बात से नाराज़गी थी। तो भारत को नाराज़गी होने के पीछे बहुत सारे कारण थे। सबसे पहला तो ये तो 1929 में आना था जो कि 2 साल पहले आ गया था। दूसरी ओर अगर हम बात करें तो इसमें लगभग 7 सदस्य थे जिसमें से एक भी जो है भारतीयों को नहीं लिया गया था, बल्कि सातों के सातों सदस्य जो है वो ब्रिटिश थे।
तो इस वजह से जो है साइमन कमीशन का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा और अन्य जो राजनीतिक दल थे उनके द्वारा भी इसका विरोध किया गया। इस विरोध का आप असर देखोगे कि अलग अलग जगह पे भारत में विरोध हुए, चाहे मुंबई हो, बंगाल हो, या फिर अगर हम बात करें तो पंजाब हो। हालांकि अलग अलग क्षेत्रों में और भी विद्रोह हुए हैं, लेकिन इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है वो पंजाब के लाहौर वाला। इसमें लाला लाजपत राय के द्वारा, लाला लाजपत राय, इनके द्वारा जो है विरोध किया जाता है। इस विरोध के कारण ही इनके ऊपर जो है लाठीचार्ज होता है, जिसके पश्चात जो है ये घायल हो जाते हैं और इन्हीं घटनाओं के पश्चात जो है कुछ दिनों में इनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो ये घटना थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाती है, चूँकि इससे पता चल रहा है कि अंग्रेज़ों के द्वारा किस प्रकार से जो है क्रूरता दिखाया गया था। और इसी घटना से जुड़ा हुआ बात एक और हो जाती है कि इनके ऊपर जो लाठीचार्ज करवाया जाता है, उस समय वहाँ के जो अधिकारी थे उनका नाम सॉन्डर्स था। इन्हीं की हत्या का बदला लेने के लिए HSRA जो संगठन होते हैं, इनके जो प्रमुख सदस्य थे, जैसे कि वो भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आज़ाद हो, इन्होंने प्रयास किया था। हालांकि इनको सफलता नहीं मिली थी, फिर भी इन्होंने सॉन्डर्स की हत्या करने का प्रयास किया था। और इसके पश्चात आप देखोगे कि इनके ऊपर लाहौर षड्यंत्र केस भी चला था और इसी केस के कारण बाद में भगत सिंह को 1931 ईस्वी में फांसी भी दे दिया गया था। भारतीयों के द्वारा जब इस बात का विरोध किया गया, चाहे वो कांग्रेस के द्वारा हो या फिर मुस्लिम लीग के द्वारा, तो उसके पश्चात साइमन कमीशन के एक सदस्य थे जिनका नाम था वर्केन हेड। इनके द्वारा भारतीयों को यह चैलेंज दिया गया कि अगर भारतीयों में एकता है और वो सक्षम है तो कोई एक ऐसा संविधान बना के दिखाए जो लगभग भारत के सभी बड़े राजनीतिक दलों को मंजूर हो। तो इसी के चैलेंज के फलस्वरूप 1928 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक संवैधानिक कमेटी का गठन किया जाता है और प्रयास किया जाता है कि एक ऐसा संविधान बनाया जाए जो लगभग भारत के सभी वर्गों को संतुष्ट करता हो। और इनके द्वारा प्रयास भी किया गया और मोतीलाल नेहरू कमेटी ने कुछ जो है संविधान में प्रावधान किए थे, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो अब हम लोग बात करेंगे कि आखिर नेहरू कमेटी या फिर जो नेहरू रिपोर्ट हम लोग कहेंगे, इसमें आखिर प्रावधान क्या था। नेहरू रिपोर्ट की अगर हम प्रावधान की बात करें तो प्रावधान में यह किया गया था कि सबसे पहला नंबर एक उत्तरदायी सरकार हो। उत्तरदायी सरकार कहने का तात्पर्य यह हुआ कि शासन जो है भारतीयों को दिया जाए और जो शासन चलाएंगे उनका चुनाव जो है भारतीय लोगों के द्वारा किया जाना चाहिए। तो इसका तात्पर्य यह हुआ। दूसरे अगर प्रावधान की बात करें तो इसमें प्रावधान किया गया था कि भारत में जो है संघीय शासन हो। संघीय शासन का अर्थ हम लोग जान लेते हैं। तो संघीय शासन का अर्थ यह होता है कि अलग अलग प्रांतों को मिलाकर जो है एक संघ बनाया जाए, यानी प्रांत में अलग सरकार होगी और केंद्र में अलग सरकार होगी। इसका मतलब यह नहीं हुआ कि प्रांत और केंद्र जो है अलग होंगे। जैसे कि अभी आप लोग वर्तमान भारत में देख रहे हैं कि भारत भी एक संघीय शासन है। इसके तहत जो है राज्यों का अलग से चुनाव होता है और केंद्र स्तर पर जो है अलग से सरकार होती है। तो उसी प्रकार का व्यवस्था जो है 1928 में करने का प्रावधान किया गया था। इसके साथ ही अगर अगले प्रावधान की बात करें तो इसमें कुछ मूल अधिकारों की चर्चा की गई थी। मूल अधिकारों की चर्चा जैसे कि हथियार रखने की स्वतंत्रता हो और इसके साथ ही जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए। और मूल अधिकारों में जो सबसे बड़ी बात कही गई थी, 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य जो है शिक्षा देने का प्रावधान किया जाए। तो इन सभी प्रावधानों को शामिल किया गया था। और इसमें एक अन्य जो प्रावधान मुख्य होते हैं उसका था पृथक निर्वाचन। इसको जो है समाप्त कर दिया जाए और इसके बदले में जो है संयुक्त निर्वाचन का प्रावधान हो। हालांकि इसी बात को लेकर जो है आगे
मुस्लिम लीग के साथ विवाद भी हो जाता है, जिस वजह से आप देखोगे कि मोहम्मद अली जिन्ना जो है इस बात के लिए अडिग हो जाते हैं कि अगर पृथक निर्वाचन को हटाया जाता है तो इसके लिए मुस्लिम लीग को कुछ विशेष रियायत देनी होगी। इसी बात को लेकर कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच जो है विवाद हो जाता है, जिस वजह से अंग्रेजों के द्वारा इस नेहरू रिपोर्ट को भी जो है वह स्वीकार कर दिया जाता है। अब अगर हम बात करें इन घटनाओं के पश्चात मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस के बीच विवाद हुए थे, तो उसमें मुस्लिम लीग ने अपनी कौन सी मांगे को रखा था? मुस्लिम लीग, तो अगर हम इसके प्रमुख मांगों की बात करें तो मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा यह कहा गया था कि विधानमंडल के 1/3 जो सदस्य होंगे उसमें मुस्लिम होना अनिवार्य है। दूसरी शर्तों की अगर हम बात करें तो जितने भी मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं उसमें मुस्लिमों के लिए विशेष रूप से व्यवस्था की जाए। इसी बात को लेकर मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच विवाद हो जाती है। तो इन्हीं सभी मांगों को देखते हुए उधर हिंदू महासभा भी कांग्रेस के ऊपर दबाव बनाने लगते हैं, जिस वजह से नेहरू रिपोर्ट को सभी दल के द्वारा जो है स्वीकृति नहीं प्रदान की जाती है और अंततः जो है इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से अभी तक हम लोगों ने देखा कि कैसे गांधी जी के आगमन से लेकर 1928 ईस्वी तक के बीच जो भी घटनाएं घटी है उसमें गांधी जी का क्या योगदान था और वो कौन कौन सी घटनाएं थी जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को प्रभावित किया। अब हम लोग इसी से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शस्त्र का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया था? ऑप्शन है चंपारण, बारदौली, दक्षिण अफ्रीका, दांडी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका, चूंकि हम लोगों ने अभी पढ़ा भी कि गांधी जी के द्वारा सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। अगला क्वेश्चन है दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था? ऑप्शन है जोहान्सबर्ग, पीटर मॉरिट्सबर्ग, डरबन, प्रिटोरिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पीटर मॉरिट्सबर्ग, चूँकि वो जब डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे तो इसी के बीच एक रेलवे स्टेशन होता है जिसका नाम पीटर मॉरिट्सबर्ग है। वहाँ पे गांधी जी को फेंक दिया जाता है डब्बे से, चूँकि उन्होंने इस बात का विरोध किया था कि वो प्रथम श्रेणी का टिकट लिए हैं तो उनको पूरा अधिकार है प्रथम श्रेणी में यात्रा करने का। अगला क्वेश्चन है गांधी जी के नाम से पहले महात्मा जोड़ा गया। ऑप्शन है चंपारण सत्याग्रह के दौरान, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध, वर्ष 1919 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में, और लास्ट ऑप्शन है खिलाफत आंदोलन के आरंभ के समय। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह के दौरान, चूँकि इसी दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी गई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह। और इसी दौरान महात्मा गांधी के द्वारा भी रविन्द्रनाथ टैगोर को एक उपाधि दी गई थी, वो था गुरु। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि खादी को स्वतंत्रता का वर्दी किसने कहा था? ऑप्शन है गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, जगजीवन राम। तो इसका तो सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी, चूँकि उन्होंने खादी को जो है स्वतंत्रता की वर्दी भी कहा था और उन्होंने खुद भी इसे लागू भी किया था अपने ऊपर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी? ऑप्शन है रॉलेट एक्ट, जलियांवाला नरसंहार, साइमन कमीशन, क्रिप्स मिशन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जलियांवाला नरसंहार, जो कि हम लोगों ने पढ़ा भी था कि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा नाइटहुड, गांधी जी के द्वारा केसर-ए-हिंद और शंकरन नायर के द्वारा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जलियांवाला नरसंहार। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस आंदोलन में हिंदू मुस्लिम एकता का वास्तविक रूप प्रतिबिंबित हुआ? ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, खिलाफत आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो हो जाएगा खिलाफत आंदोलन। इसी दौरान गांधी जी के द्वारा प्रयास किया गया था कि हिंदू एवं मुस्लिम एकता का प्रयोग किया जाए और इसी के फलस्वरूप आप देखोगे तो कांग्रेस से इन्होंने अनुमति ली थी असहयोग आंदोलन शुरू करने के लिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खिलाफत आंदोलन। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का कारण नहीं था? ऑप्शन है खिलाफत का प्रश्न, नमक कानून, पंजाब में अत्याचार और लास्ट ऑप्शन है रॉलेट एक्ट। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा नमक कानून, चूँकि नमक कानून जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन से रिलेटेड है। तो ये हो जाएगा इसका सही उत्तर।
अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक का अर्थी उठाई थी? ऑप्शन है शौकत अली, मोहम्मद अली, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और लास्ट ऑप्शन है M.A. अंसारी। तो मोहम्मद शौकत अली थे जिन्होंने जो है इनकी अर्थी उठाई थी बाल गंगाधर तिलक की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शौकत अली। अगला क्वेश्चन है, 1928 के बारदौली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है गांधी जी के अनुयायियों ने, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने, वामपंथी ने और लास्ट ऑप्शन है किसान सभा ने। तो हमने पढ़ा था कि 1928 में जो बारदौली सत्याग्रह हुआ था उसकी नेतृत्व जो प्रदान करने वाले थे उनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। हालांकि हमने यहाँ पर पढ़ा भी था कि सरदार की उपाधि इनको इसी आंदोलन के फलस्वरूप वहाँ की महिलाओं के द्वारा दिया गया था। और ये बात इम्पोर्टेंट हो जाती है कि ये जो वल्लभ भाई पटेल थे और चाहे नेहरू की बात हम करें, वो दोनों जो है वो गांधी जी के अनुयायी थे। तो यहाँ ऑप्शन के अनुसार पहला ऑप्शन सही बैठता है और इसका सही उत्तर हो जाएगा गांधी जी के अनुयायियों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, मोतीलाल नेहरू एवं CR दास के द्वारा 1923 में गठित पार्टी का नाम क्या था? ऑप्शन है इंडिपेंडेंट पार्टी, गदर पार्टी, स्वराज पार्टी और इंडियन नेशनल पार्टी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा स्वराज पार्टी। चूँकि हम लोगों ने पढ़ा था, चूँकि इस दौरान जो विधानमंडल के चुनाव में भाग लेना चाहते थे उन्हें परिवर्तनवादी कहा गया और इन्हीं को स्वराज पार्टी भी कहा जाता है। तो अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आपका धन्यवाद।